बात करते हैं यांत्रिकी के पहले टॉपिक निर्देश तंत्र के बारे में। यदि किसी कण या पिंड की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो हम ये कह सकते हैं कि वह पिंड या कण गतिमान अवस्था में है। यदि किसी पिंड या कण की अवस्था में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो हम उस कण या पिंड की अवस्था को विराम अवस्था कहते हैं। परंतु गति और विराम की ये दोनों अवस्थाएं सापेक्ष और निरपेक्ष हो सकती है। एक पिंड निरपेक्ष गति में तभी कहा जाएगा जब उसकी गति किसी एक ऐसे बिंदु के सापेक्ष देखी जाए जो ब्रह्मांड में स्थिर हो। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा कोई बिंदु ज्ञात नहीं है जो सदैव स्थिर रहता हो। स्पष्टतः निरपेक्ष गति केवल कल्पना मात्र है और व्यवहार में संभव नहीं है। तब हम किसी पिंड की गति का वर्णन किसी अन्य पिंड के सापेक्ष ही कर सकते हैं और ये अन्य पिंड या निकाय जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति या गति का वर्णन करेंगे वही निर्देश तंत्र कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी कण या पिंड की गति का वर्णन हमें करना है तो हमें सबसे पहले चाहिए उसकी स्थिति का ज्ञान, और यदि हम किसी वस्तु की स्थिति के बारे में बताना चाहें तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि वस्तु की स्थिति किसके सापेक्ष नापी गई है। तो वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। यह निर्देश तंत्र किसी ठोस वस्तु के साथ जुड़ा हुआ माना जा सकता है और उसी ठोस वस्तु के साथ जुड़े हुए निर्देश तंत्र के सापेक्ष हम कण या पिंड की स्थिति या स्थिति में परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। अब किसी कण या पिंड की स्थिति का वर्णन करने के लिए हमें मूलतः एक निर्देश तंत्र में 3 निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हम एक सबसे सरल निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र ले सकते हैं जिसमें 3 अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। यहां हमने राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग किया है। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोई बिंदु P1 लें जिस पर कोई कण स्थित है तो उसकी स्थिति का वर्णन 3 निर्देशांकों x1, y1 और z1 के द्वारा किया गया है। इसको प्रदर्शित करने का एक और तरीका है कि हम मूल बिंदु 0, 0, 0 से एक स्थिति सदिश एक सीधी रेखा बिंदु P1 तक खींच दें और यही सीधी रेखा स्थिति सदिश कहलाएगी। P1 पर स्थित कण की स्थिति का वर्णन करने के लिए हम इस स्थिति सदिश को R1 वेक्टर नाम देते हैं और R1 वेक्टर को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। R1 वेक्टर इक्वल टू I कैप x1, J कैप y1, K कैप z1, जहां I कैप, J कैप और K कैप रेस्पेक्टिवली x, y और z की दिशाओं में एकांक सदिश है। यदि हम इस स्थिति सदिश का परिमाण निकालना चाहें तो वो सदिशों के अनुरूप निकाला जा सकता है। मॉड्यूलस ऑफ R1 इज इक्वल टू अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अब मान लीजिए P1 पर स्थित कण गति करते हुए P2 तक पहुंच जाता है। अब P1 से P2 तक पहुंचने में उसे कुछ समय तो जरूर लगा होगा। अब यहां पर P1 से P2 तक पहुंचने वाली इस घटना का वर्णन करने के लिए हमें 3 के बजाय 4 निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ेगी, जिनमें से चौथा निर्देशांक है समय का निर्देशांक। तो यदि कण P1 से P2 तक पहुंचा है तो P2 पर पहुंचने के बाद मान लीजिए उसका स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष R2 वेक्टर हो चुका है। तब सदिश P1 P2 अर्थात P1 से लेके P2 तक के सदिश को हम सदिश योग नियम के द्वारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिख सकते हैं। सीधी सी बात है। यदि हम यहां से चलें P1 तक और P1 से लेके चलें P2 तक तो इनका योग यहां से मूल बिंदु से P2 तक पहुंचने वाले स्थिति सदिश के बराबर होगा। अर्थात
R1 प्लस P1 P2 इज इक्वल टू R2 वेक्टर। इसका अर्थ है कि R2 माइनस R1 इज इक्वल टू P1 P2 वेक्टर। अब यदि कण P1 पर था तब समय T1 प्रदर्शित हो रहा था तथा P2 पर समय T2 प्रदर्शित हो रहा है, तो विस्थापन की घटना में T2 माइनस T1 समय लगेगा। तो फिर अब हम P1 से P2 तक पहुंचने वाले कण के वेग को कार्तीय निर्देशांक पद्धति में प्रदर्शित कर सकते हैं। वेग का अर्थ होता है विस्थापन सदिश बटे समयांतराल। विस्थापन सदिश था हमारे पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन समयांतराल हो गया T2 माइनस T1, जिसे हम निम्न प्रकार डेल R वेक्टर अपॉन डेल T की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यदि मान लिया जाए कि डेल्टा T समयांतराल अत्यल्प है, यदि यह अत्यल्प है तो हम इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं V वेक्टर इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, चूंकि यह अत्यल्प है, डेल R बाई डेल T इज इक्वल टू। अब इस पूरी सिचुएशन को हम डेरिवेटिव से ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये वेलोसिटी या वेग का जो सूत्र हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा डी आर वेक्टर बाई डी टी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। आगे चलते हैं। यदि कण के वेग में भी समरूप वृद्धि हो रही है, समरूप वृद्धि होने का अर्थ है कि समान समयांतराल में वेग में वृद्धि समान रूप से हो रही है। इसका अर्थ है कि कण त्वरण को प्राप्त कर रहा है, लेकिन यह त्वरण स्थिर रहेगा क्योंकि वेग में वृद्धि समरूप हो रही है। क्योंकि हम जानते हैं वेग में परिवर्तन इक्वल टू त्वरण, तो त्वरण का व्यंजक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्वरण एफ वेक्टर इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो सिंपल सी बात है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। इसको हम डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन डेल्टा t समयांतराल अत्यल्प है, तो f वेक्टर इक्वल टू लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t। अब इस पूरी सिचुएशन को हम फिर से डेरिवेटिव के रूप में लिख सकते हैं, तो f वेक्टर त्वरण f वेक्टर इक्वल टू dv वेक्टर बाई dt, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम कार्तीय निर्देश तंत्र में वेग या त्वरण के घटकों को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, जहां v वेक्टर को हम लिख सकते हैं i कैप dx बाई dt, जो कि vx का फॉर्म है, प्लस j कैप इंटू dy बाई dt प्लस k कैप dz बाई dt। यहां dx बाई dt vx को प्रदर्शित कर रहा है, dy बाई dt vy को प्रदर्शित कर रहा है, dz बाई dt vz को प्रदर्शित कर रहा है। v वेक्टर के तीनों दिशाओं में घटकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसी प्रकार समीकरण 4 द्वारा हम त्वरण के 3 घटकों को प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें f वेक्टर इक्वल टू i कैप dvx बाई dt प्लस j वेक्टर dvy बाई dt प्लस k वेक्टर dvz बाई dt। यहां पर dvx बाई dt fx को प्रदर्शित कर रहा है, dvy बाई dt fy को प्रदर्शित कर रहा है और dvz बाई dt fz को प्रदर्शित कर रहा है। चूंकि हम जानते हैं कि vx इक्वल टू dx बाई dt, vy इक्वल टू dy बाई dt और vz इक्वल टू dz बाई dt होता है, तो vx, vy और vz की जगह इन चीजों को ट्रांसफर करने पर हमें डबल डेरिवेटिव मिलेगा। तो f वेक्टर की एक और फॉर्म हो जाएगी i कैप d2x बाई dt स्क्वायर प्लस j कैप d2y बाई dt स्क्वायर प्लस k कैप d2z बाई dt स्क्वायर। इस प्रकार समीकरण 5 और समीकरण 6 हमें वेग और त्वरण के घटकों को प्रदर्शित करता है।